हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और ईएम वेव का कैप्सूल। अब इसके अंदर एनसीईआरटी का भी पोर्शन पूरा रखा हुआ है, प्रॉब्लम्स भी पूरे रखे हुए हैं और आपके एग्जाम में आता भी खूब जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के बाद प्रॉब्लम में तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, मास्टर शीट लगा लो तो पूरा चैप्टर आपका टनाटन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले बेसिक थ्योरी से। तो सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले देखो, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो एनसीईआरटी के हैं और ये फैक्ट बेस्ड रिजल्ट है और इन पे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। तो इनमें कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, ये सिर्फ याद रखने वाले रिजल्ट है। फिर उसके बाद लॉजिकल अप्रोच वाला जस्ट अभी बताता हूं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाला बताता हूं। तो देखो, सेमीकंडक्टर में अगर हम क्लासिफिकेशन करें मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच पे, तो मेटल्स की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी दोनों पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसमें और कोई चारा नहीं है, याद है तो आंसर कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो ये रही मेटल की कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁸ साइमन पर मीटर या पर ओम, या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी यहां से यहां तक होती है 10⁵ और 10⁻⁻⁶, यानी इन बिटवीन लाई करती है, मेटल से कम होती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ये आपका एनसीईआरटी का फैक्ट बेस्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस पे बेस्ड आपका अगर सवाल आया तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये रिजल्ट्स की वैल्यू याद है, ठीक है ना। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कंडक्टर सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होता है, फिर सेमीकंडक्टर, और इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्टिंग नहीं होता। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में अगर हम बात करें तो दो तरीके के हमारे बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। उनके बीच का गैप जो कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो मेटल में वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक साथ ओवरलैप करते हैं। आप देख सकते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है, इसलिए तुरंत ही इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर तुरंत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकते हैं बिना किसी खास दिक्कत के। तो ये कंप्रेस करके मैं आपको सारी थ्योरी दे दे रहा हूं, फटाफट से रिवीजन। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर, चलो बाद में देखें, चलो पहले ही देख लेते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जा पाता, इसलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। सेमीकंडक्टर का जो ये एनर्जी गैप एनर्जी गैप है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम बात करें जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो ये एनर्जी गैप की वैल्यू 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है। अब जैसे ही ये सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर आता है, तो देखो 0 केल्विन पर क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, प्योर इंसुलेटर की तरह काम करता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती 0 केल्विन पर। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है, इलेक्ट्रॉन भग जाते हैं अपना कंडक्शन बैंड में और पीछे छोड़ जाते हैं डेफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं होल। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही होल होते हैं और इस कंसंट्रेशन को हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। एक में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं एन टाइप, आगे मिलेगा। जिसमें होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको बोलते हैं पी टाइप। अब जो मैं बोल रहा था लॉजिकल बेस्ड, वही है। देखो, ये जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, या ऐसा बोला जाए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या फिर जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है, सिंपल वे में, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है या चार्ज डेंसिटी जो होती है सेमीकंडक्टर में, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात तो कैसे बढ़ती है उसके लिए पूरी इक्वेशन है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि फॉरबिडन एनर्जी गैप पर क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, तो ये चीज ढूंढे से नहीं मिलती। तो इसके लिए मैंने ये रिजल्ट लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ये एक्सपेरिमेंटल है तो है। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यानी इनके बीच का जो गैप है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, वो कम होता है, ठीक है ना। एक सिलिकॉन के लिए इक्वेशन लिखी हुई है और एक जर्मेनियम के लिए लिखी हुई है। तो अगर कोई ये पूछे फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़ाने से, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरबिडन एनर्जी गैप पर क्या फर्क पड़ता है, तो ये बोंदू बन के मत कहना ना, नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसान हो जाता है। तो ये काफी लॉजिकल बात है, ध्यान रखनी है ये, ठीक है ना। एग्जाम में आने पर अगर ये सारी चीजें पता है तो आंसर होगा, वरना छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी की, तो या करंट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने करंट की इक्वेशन हम जानते हैं NeAVD, उसी को हमने यहां पर पुट किया, ये हमारी टोटल करंट की इक्वेशन आ गई। यहां से हमने कंडक्टिविटी बना ली। अब कंडक्टिविटी का जो जनरल फॉर्मूला इस पे न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी की इक्वेशन आप देख सकते हो, E NH म्यू एच, ई मैंने कॉमन ले रखा है, ये म्यू ई और म्यू एच कहलाते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जो मैंने करंट में आपको बताए थे। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट स्पीड,
पर यूनिट फील्ड का रेशियो, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी, होल्स की देखोगे तो होल की। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। तो ये इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल रहता है। तो अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं जहां न्यूमेरिकल होता है, बट उससे पहले आप ये देख लो अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वैलेंस बैंड के पास में एक एनर्जी लेवल बनता है। इस एनर्जी लेवल का नाम होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। आप देख सकते हो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करने से वैलेंस बैंड के अंदर होल की क्वांटिटी बढ़ गई एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ठीक है ना। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है ये वैलेंस बैंड से तकरीबन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कंसेप्चुअल में, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, तो दैट इज 0.01। या एक और सवाल पूछते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को हमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में पहुंचाना है, तो दो रास्ते, यहां तो बेचारे को एनर्जी दो, हीट दो, या दूसरा लाइट रेडिएशन गिराओ, फोटोन टकराओ। अब वो कहेगा मिनिमम वेवलेंथ बताओ फोटोन की, या फिर एनर्जी बताओ फोटोन की, कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर में चला जाए। तो कुछ नहीं करना, ये एनर्जी गैप पकड़ा 0.01 वाला, HC/λ डाला, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। सवाल है इसलिए बोला है मैंने ये। तो आई थिंक अब आप इस तरीके का सिंपल प्रॉब्लम आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। नेक्स्ट ये देख रहे हो आप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये था हमारा पी टाइप। तो पी टाइप में क्या हुआ, होल की कंसंट्रेशन बढ़ गई वैलेंस बैंड के अंदर। एन टाइप में क्या होता है, हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, तो वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है और कोई चार्ज नहीं आता, नेट चार्ज 0 रहता है, क्योंकि एटम के बदले एटम रिप्लेस होता है। तो हमने जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली उसने अपना एक एनर्जी लेवल बना लिया, ये एनर्जी लेवल कहलाता है डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इस डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन सीधे कूद करके कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपैरिजन टू होल्स, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का काम करता है, और ये जो एनर्जी लेवल है इसको पहले मैं लिखूं, दिस इज डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालने से डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने से वैलेंस बैंड के ऊपर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ। डिफरेंस देख लो जरा, यहां से यहां का भी डिफरेंस कितना है, 0.01। तो कोई बोले यहां से यहां इलेक्ट्रॉन भेजना है, लाइट की एनर्जी बता दो, पटक दो, HC/λ के बराबर अपने आप आ जाएगा जो आना होगा, ठीक है ना। तो अब ये हम ये कह सकते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और पी टाइप पे हमारे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर जिसमें हम इंप्योरिटी डालते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये थी पूरी बेसिक नॉलेज सेमीकंडक्टर की, पी टाइप की और एन टाइप की। अब प्रॉब्लम की बात, तो पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो प्योर, अच्छा इसमें हर वैरायटी का सीओपी भी है, कंसेप्ट ओरिएंटेड भी है, थोड़ा ट्विस्टेड भी है, कुछ नए प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना। और इसको आप सीखोगे तो ये कह रहा है इन प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल Ni कंसंट्रेशन ऑफ इतना। तो हमें Ni दे रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन प्योर सेमीकंडक्टर में बराबर होते हैं, उसको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। डोपिंग बाय इंडियम, अब इंडियम कौन है, ठीक है ना। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम, ये हो गए ट्राइवेलेंट वाले, यानी पी टाइप की बात चल रही है। तो इंडियम इंट्रोड्यूस करने से होल कंसंट्रेशन हो जाती है, यानी NH की वैल्यू हो जाती है 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। तो आप देखो होल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की पहचान है। आगे Ne इन द डोप सेमीकंडक्टर इज, तो Ne का वैल्यू बताना। अब इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। तो ये COP कहलाता है, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना, पर पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। तो अब यहां से हम Ne का वैल्यू अगर निकालें तो ये Ne का वैल्यू हो गया Ni स्क्वायर। तो Ni स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1.5 इंटू 1.5 मैंने ब्रेक करके लिखा ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 10 की पावर मेरे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय NH में आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है ना। यहां से ये 3 आया, 3 इधर गया, 0.5 आया, तो रिजल्ट मेरे पास आ गया Ne का वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये रहेगी होल की कंसंट्रेशन। अब चेक कर लो, होल कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, होल ज्यादा है, इसलिए पी टाइप है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो मोबिलिटी के ऊपर, यानी कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन अ सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक, यानी प्योर सेमीकंडक्टर की बात चल रही है,
एट रूम टेम्परेचर। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है ना। और मोबिलिटी ऑफ होल्स अगर हम देखें तो वो देखो कम है, 0.017 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सारी चीजें एसआई सिस्टम में, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे, द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी आर ईच इक्वल्स टू इतना। तो Ne और NH दोनों बराबर दे रखे, तो ये भी बड़ा फायदा है, कैलकुलेशन आसान कराएगा। 2.5 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, ये हमें NeNH का वैल्यू दे रखा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इज, तो हमें इस जर्मेनियम की प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाया E Ne म्यू E प्लस NH म्यू H, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा का वैल्यू मेरे पास हो गया, E बाहर पड़ा रहने दो। अब देखो दोनों के n बराबर है, तो n को एक साथ इकट्ठा ले लो, बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। तो E टाइम्स n टाइम्स, अब मैं ना Ne लिख रहा ना NH लिख, आप Ni भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना, म्यू E प्लस म्यू H। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। तो सिग्मा का वैल्यू मेरे पास आ गया, E का वैल्यू डाला 1.6 इंटू 10 की पावर -19, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डाला 2.5 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है 19। तो ये देखो 19 तो उड़ जाएगा, और इधर मेरे पास इन दोनों का सम आ जाएगा 7 और 6 13, और इधर आ जाएगा ए 3 4 5, यानी 0.53, ठीक है ना। सारी चीजें ऐसा सिस्टम में चल रही हैं, इसको विदा करो। यहां से मेरे पास रिजल्ट जनरेट हो गया। 25 4 जो होता है 100, 8 जो होता है 200, तो 16 जो हो जाएगा 400, यानी 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 0.53, ठीक है ना, मैं चेक कर लूं, हाँ 4 इंटू 0.53 आ जाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग में देखूं तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर दिख रहा है 2.12, ठीक है ना। ये आ जाएगा साइमन पर मीटर, या फिर आप इसको पर ओम मीटर भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। आई थिंक अब आपको सिग्मा निकालने में तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर ये एक्सट्रिंसिक की बात करता, जैसे मान लो ये बोल देता कि भाई ये एन टाइप है, ठीक है ना, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता, ये जो पी टाइप वाला होता कंसंट्रेशन, ये एन के सामने हम निग्लेक्ट कर देते और कंडक्टिविटी को ई एन ई म्यू ई से लिख लेते, ठीक है ना। और अगर ये बोलता पी टाइप है तो इसको निग्लेक्ट कर देते और इससे हम कंडक्टिविटी लिख लेते। तो किसी भी चीज की प्योर हो या इम्प्योर हो, आप कंडक्टिविटी अब लिख सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दिख रहा है बायसिंग। बायसिंग में भी कंसेप्चुअल रहता है और प्लस साथ में न्यूमेरिकल तो मैंने रखे ही रखे हैं। अब बायसिंग का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब डायोड जब हम फॉर्म करते हैं तो बीच में इमोबाइल आयन, शब्द इमोबाइल, ठीक है ना, फ्री नहीं होते, इमोबाइल आयंस की एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये पोटेंशियल बैरियर का काम करती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए, माइनॉरिटी के लिए ये सपोर्टर का काम करती है। तो मेजॉरिटी की वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट, माइनॉरिटी की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और जब ये इक्विलिब्रियम में होता है तो दोनों करंट बराबर होते हैं, नेट करंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ये रही अंदर की बात, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में यहाँ एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये लो पोटेंशियल पर दिखाया गया पी रीजन, और एन वाला हाई पोटेंशियल पर दिखाया गया। और इस पोटेंशियल बैरियर को हमने वी नॉट से इंडिकेट किया। पॉइंट इतना क्लियर। तो डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल बैरियर वी नॉट से हमने इंडिकेट किया। तो ये जो बैरियर वोल्टेज है इसकी वैल्यू आती है 0.3 से 0.7, ठीक है ना। अब जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7, तो हम एक एवरेज वैल्यू पकड़ लेते हैं 0.5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें डिप्लीशन रीजन में कितनी होगी, तो V/D से हमने निकाला, थिकनेस इसकी 1 माइक्रोन के आसपास होती है, तो फील्ड आ रही है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मिनट। इतनी हाई फील्ड है, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अपोज कर देती है। अब जैसे ही हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और एन को हम लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। ये हमने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दी। तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल बैटरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फोर्स करती है पी से एन जाने में या एन से पी आने में। अच्छा, अब जब इस बैटरी का वोल्टेज इस बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या नोटिस करते हैं, जब तक इस बैटरी का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जाएंगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू आप देखो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वी नॉट था पहले मान लो 0.3 से 0.7, हमने इस वी को किया, सपोज करो हमने इसे 0.1 रखा, तो अब जो बैरियर होगा वो
रिड्यूस होकर के आ जाएगा वी नॉट माइनस वी, यानी वी नॉट माइनस 0.3 माइनस 0.1, यानी 0.2 वोल्ट का बैरियर बचा, भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब आप इसे बढ़ाते जाओ, धीरे 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 हमने इसे 0.3 कर दिया, तो अब बैरियर क्या होगा, और कम हो जाएगा, कम होते होते फाइनली बैरियर जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, अब इसके बाद करंट फ्लो करेगा जब हम इसके वोल्टेज को बैरियर से ज्यादा कर देंगे। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बैरियर हाइट बैरियर हाइट फॉरवर्ड बायसिंग में रिड्यूस होती जाती है जब ये दोनों सेम वोल्टेज के हो जाते हैं, तो ये बैरियर हाइट बिल्कुल रिड्यूस होकर के जीरो हो जाती है। जब हम इसे बड़ा कर देते हैं तो यही चीज अब नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। बट ये इतना देते नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग में ये सिर्फ और सिर्फ इस बैरियर हाइट का सवाल पूछते हैं बिफोर कंडक्शन ऑफ करंट का, तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज चेक करें, तो अगर हम नेट वोल्टेज लिखेंगे जब V इज ग्रेटर देन V नॉट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आ जाएगा V माइनस V नॉट इक्वल्स टू IR। इस पे बेस्ड हमारी करंट की इक्वेशन रहेगी, आगे बताता हूं मैं आपको। अब यहां पर देखो हमने रिवर्स बायसिंग कर रखी है। अब हमने N को क्या कर रखा है, हाई पोटेंशियल से, और P को क्या कर रखा है, लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा, ये बैटरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो कराएगी, माइनॉरिटी को अपोज कर देगी। और ये जो बैरियर हाइट है, आप देखो ये बैरियर डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है, ये बढ़ती चली जा रही है। यानी अगर आप रिवर्स बायस पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो बैरियर हाइट जो होगी वो इंक्रीज करती चली जाएगी। लेट्स से दैट हमने V वोल्ट अप्लाई करा, तो V वोल्ट अप्लाई करने के बाद अब बैरियर हाइट हो जाएगी V नॉट प्लस V। समझ गए? ऐसे करते 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 एक जगह ऐसी आती है जहां पर जाकर के डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो रिवर्स बायसिंग में ये जो छोटा सा करंट देख रहे हो, इस छोटा सा करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। कुछ माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर में कुछ फ्यू माइक्रो एम्पियर इसकी वैल्यू होती है। एक जगह जाकर के डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद डायोड पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ब्रेक डाउन भी दो तरीके का होता है, एवलांच ब्रेक डाउन और जेनर ब्रेक डाउन। उस पे आगे आपको जेनर डायोड मिलेगा, ठीक है ना। तो वो भी डिपेंड करता है यूटिलिटी ऑफ डायोड, हम कहां यूज करना चाहते हैं, उस बेसिस पर हम जेनर या एवलांच डायोड यूज करते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में देखो आप इस ग्राफ को, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब तक नेट पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, यानी जब तक हमारा बैटरी का वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा ना हो जाए, आप देखो 0.7 अगर मैंने ले रखा है, तो जब तक 0.7 नहीं पहुंचेगा तब तक करंट इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे ही यहां बैटरी का वोल्टेज इस डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हुआ, 0.7 से ज्यादा हुआ, करंट ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट लीनियरली ही कर रहा है, बट हम इसको लीनियरली नहीं बोलते, हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसका और ज्यादा एक्सपोनेंशियल पोर्शन लीनियर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। बहरहाल ये कहलाती है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो समझने वाली बात क्या है, रिवर्स बायसिंग में बैरियर हाइट इंक्रीज करेगी, फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर हाइट डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। इस बेसिस पर ये दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो न्यूमेरिकल बनता है वो डायोड के फॉरवर्ड बायस करंट के ऊपर और रिवर्स बायस करंट के ऊपर। तो देखो यहां पर मैंने ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। पी को हाई पोटेंशियल पर, एन को लो पोटेंशियल पर कनेक्ट कर रखा है। यहां पर एग्जामिनर हमसे कहता है कि यार एक काम करो, करंट की वैल्यू बताओ। तो मैं पूरा ही एक बार वापस से आपको बता देता हूं, तो सुनो। तो जैसे ही अच्छा करंट का फ्लो करेगा जब इस V का वैल्यू ग्रेटर देन V नॉट होगा, तो एज V इज ग्रेटर देन V नॉट, तो नेट वोल्टेज हो गया V माइनस V नॉट। फट से हमने ये लिखा, यानी ये माइनस ये इक्वल्स टू I टाइम्स R। अब R हो जाएगा इसका और इसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस सीरीज रेजिस्टेंस बोल लो या लोड रेजिस्टेंस बोल लो इसको, ठीक है ना। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट करंट इन फॉरवर्ड बायस। अच्छा, अब अगर आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल डायोड वो होता है जो कोई भी फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। अदरवाइज जो नॉन आइडियल होगा वो कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फ्यू ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस होगा, जैसा होगा वो हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। अब हम आ जाते हैं रिवर्स बायसिंग में। बैटरी उल्टी लगी है, एन वाला हाई पोटेंशियल पर है, पी वाला लो पोटेंशियल पर है। अब जो बैरियर वोल्टेज हो जाएगा या नेट वोल्टेज हो जाएगा वो V प्लस V नॉट हो जाएगा। ये जो करंट आप देख रहे हो ये करंट ड्रिफ्ट करंट है, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये करंट डिफ्यूजन करंट है, ब्रैकेट में लिख दूं, किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है ना। तो यहां पर माइनॉरिटी की वजह से जो थोड़ा बहुत करंट आता है फ्यू माइक्रो एम्पियर का, वैल्यू सुनते रहना, फ्यू माइक्रो एम्पियर का, वो निकालने का तरीका है टोटल वोल्टेज लिखा, वो हो गया V प्लस V नॉट रिवर्स बायसिंग में इक्वल्स टू I R रिवर्स बायसिंग में जो भी रेजिस्टेंस है प्लस RL। अब अगर आइडियल डायोड है तो हम इसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का लेते हुए चलते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट की वैल्यू हम ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। तो ये हो गया आइडियल डायोड का कंसेप्ट और नॉन आइडियल डायोड का कंसेप्ट, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में करंट निकालने का कंसेप्ट। अब सवाल कर लेते हैं। तो अब
जो पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो अब आपको बच्चों वाला लगेगा, ठीक है ना, अब आपके लिए कुछ नहीं मायने रखता। ये कह रहा है इन द सर्किट इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप फॉर डायोड इज 0.5, तो हमें पता है इसका वोल्टेज 0.5 है, ठीक है ना। आगे द करंट इन द सर्किट विल बी अप्रोक्सीमेटली, हमें करंट बताना अच्छा, ये 0.5 दे रखा है और हमें ये नहीं दे रखा कि इस डायोड का खुद का कितना रेजिस्टेंस है, जब कुछ नहीं दे रखा आइडियल लेते हुए चल लेते हैं। तो अब हम टोटल वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं, तो वो हो गया 8 माइनस 0.5, ठीक है, 8 माइनस 0.5 इक्वल्स टू आई, ठीक है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, ठीक है ना, और हमें इसको आइडियल लेते हुए चलना है, तो हम इसे 0 ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 2.2 किलो ओम। अब देखें कितना आता है, तो 8 माइनस 0.5 7.5 डिवाइडेड बाय 2.2, ये किलो ऊपर चल करके हो जाएगा मिली एम्पियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, जो इसके अंदर हमें देखने वाला है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये तकरीबन तकरीबन आ जाएगा 22 4 जो होता है 88, यानी ये हमें मिलना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास इस करंट का वैल्यू आना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये 3 है, 3 से तो एग्जैक्ट जाएगा नहीं, 3.4 मिली एम्पियर। तो करंट का वैल्यू मेरे पास आ गया 3.4 मिली एम्पियर। तो ये था एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसे आप इस कंसेप्ट के बेसिस पे कर सकते हो। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो एक और सवाल, ये भी फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम ही है। ये कह रहा है द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स टू डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो दोनों का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 50 ओम, ये हमें लेते हुए पिछले में हमने आइडियल ले लिया था। आगे तो जब नॉन आइडियल होगा तो खुद चिल्ला चिल्ला के बताएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है विद इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, तो रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस हमें इनफाइनाइट लेते हुए चलना है, यानी रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं होगा। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, ठीक है ना, द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंसेस, तो 100 ओम रेजिस्टेंस का करंट आपने देखा, कोई बैरियर वोल्टेज नहीं दिया तो हम 0 लेते हुए चलेंगे, हम क्यों अपनी तरफ से मानने लग गए इसके अंदर। तो हमें अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम उस सिचुएशन में उस चीज को इग्नोर करते हुए चलेंगे। आप जरा चेक करो, करंट यहां से निकला, ठीक है ना, यहां तक गया, ये डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में आ गया। अब वो बोल रहा है रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब ये ब्रांच ओपन ब्रांच हो जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगा। तो सारा करंट इधर से होता हुआ चला गया, ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। तो यहां से होता हुआ करंट यहां से होता हुआ वापस से बैटरी में आ गया। तो इजीली आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर हम नेट वोल्टेज देखें तो वो 6 हो जाएगा। अब इसका कुछ देता वोल्टेज ड्रॉप तो हम माइनस करके लिख देते। अच्छा, तो 6 इक्वल्स टू, अब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे 150 50 200 200 और 100 300, तो ये आ जाएगा 300 इंटू आई। तो आई का वैल्यू मेरे पास आ गया 0.02 एम्पियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस। राइट आंसर हमारा हो गया सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट अब आ जाते हैं हाफ वेव और फुल। देखो रेक्टिफायर में स्टूडेंट को पता नहीं क्यों दिक्कत ही दिक्कत रहती है हमेशा, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर पे सवाल आना होता है, वो छोड़ के आ जाते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों, बहुत सिंपल सा है, मैंने 2 सवाल रखे हैं आपके लिए। देखो ये कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सिर्फ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट को कन्वर्ट करता है। इसमें एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है ना। रिवर्स बायसिंग में कुछ कंडक्ट नहीं करेगा, आइडियल लेते हुए हम चल रहे हैं। फॉरवर्ड में ये कंडक्ट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। अब अगर हमें इस सिचुएशन में फॉरवर्ड करंट लिखना हो, ठीक है ना, तो फॉरवर्ड करंट की वैल्यू लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है ना, यहां का हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे अपना ट्रांसफार्मर वाला कंसेप्ट यूज करते हुए कि अपना जो वोल्टेज रहता है Vp बाय Vs इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Np बाय Ns इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Is बाय Ip। तो फिलहाल हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम आउटपुट वोल्टेज निकालना होता है। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड आउटपुट वोल्टेज, अब बच्चों का खेल है। फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस आप Rf ले लो, करंट की वैल्यू आप ले लो इसमें I0। तो ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट यहां पर फ्लो करेगा वो हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाय Rf प्लस RL। तो एक न्यूमेरिकल तो इस पे बन जाता है कि यार यहाँ का करंट बता दो, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसमें भी रो देता है, कहता है हम तो जी ये नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर इधर का वोल्टेज पता है, ठीक है, और एग्जामिनर इतनी मदद करता है, यहाँ का वोल्टेज खुद दे देता है चिल्ला चिल्ला करके, फिर भी छोड़ाते हैं। तो I0 आप फट से निकालें। अब I0 निकल गया, अब वो क्या कहेगा, RMS वैल्यू बता दो, एवरेज वैल्यू बता दो, इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले। अब जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पर वो है I0 बाय पाई, और एवरेज वैल्यू यहाँ पर वोल्टेज की है V0 बाय पाई। I0 मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर वो एवरेज वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना यार, I0 बाय पाई कर लो, आपका गेम खत्म हो गया। और डीसी मतलब आउटपुट में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आउटपुट में अगर वो पूछे एवरेज वैल्यू तो I0 बाय पाई या V0 बाय, जिसकी पूछे उसकी लिख दो। अब तो यहीं पे मैं लिख देता हूं। तो ये हो गई हमारे पास I0 बाय पाई। I0 हमें निकालना आता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। आप भी ये मान के चलो कि आपको आता है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो।
अब हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है आई नॉट बाई टू या वी नॉट बाई टू। अगर करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए तो आई नॉट बाई टू करेंगे, और अगर वोल्टेज की चाहिए यार तो उसमें तो कुछ नहीं करना, वी नॉट सीधे दिया, पटक दो 2 से डिवाइड करके, गेम खत्म, तो वी नॉट बाई टू। तो हमने क्या किया, ये न्यूमेरिकल जो आई नॉट के ऊपर बेस्ड था इसको अब हम उड़ा के रख सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज एफिशिएंसी पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड है। एफिशिएंसी देखोगे हाफ वेव रेक्टिफायर की तो होती है 0.406, ये रटना पड़ेगा, 1 प्लस आर एफ बाय आर एल। आर एफ हो गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, आर एल हो गया लोड रेजिस्टेंस। अब अगर हम आर एफ को 0 डालते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में डिनोमिनेटर जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में निकालें तो 40.6 आएगी। अदरवाइज देखेंगे तो इससे कम होगी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6 से ज्यादा ही नहीं होती, खत्म खेल। तो अब जो भी एफिशिएंसी दे रखी हो, एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे लगा सकते हो कि 40.6 से ज्यादा वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट मार दो, ठीक है ना। 40.6 और उससे कम वाले रख लो। 40.6 भी तब होगा जब आइडियल होगा, आरएफ 0 होगा, ठीक है ना। अदरवाइज उससे कम वाला ही ऑप्शन होगा। मैं दिखाऊंगा एक सवाल आपको। तो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आ जाओ फुल वेव पर। फुल वेव में क्या होता है, ये दोनों डायोड होते हैं, दोनों ही साइकिल में कन्वर्ट मारते रहते हैं बेचारे। तो आप देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, ये कन्वर्ट हो गया एक फिक्स्ड पॉजिटिव, यानी आउटपुट अब चेंज नहीं हो रहा, आउटपुट की पोलैरिटी नहीं बदल रही, इसलिए हम इसको डीसी आउटपुट बोलते हुए चल रहे हैं। अब करना क्या, वही सेम काम, वी नॉट दे रखा है और आगे की कार्यवाही करो। तो सबसे पहला काम होगा आप आई नॉट निकालोगे सेम तरीका लगाते हुए, ठीक है ना, वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल लगाते हुए। अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो यहां एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल की जो होती है, और उसमें तो 0 हो जाती थी अगले हाफ साइकिल में जाकर के, इसलिए जो निकलती थी आई नॉट बाय पाई निकलती थी। यहां जो निकलती है ट्वाइस वी नॉट बाय पाई या ट्वाइस आई नॉट बाय पाई। आई नॉट निकालना हमें आता है, ऐसा हम मानते हुए चल रहे हैं। आरएमएस आउटपुट होता है अपना वही करंट वाला, वी नॉट बाय रूट टू या आई नॉट बाय रूट टू। तो वहां क्या था, हाफ वे में याद कर लो, वहां हाफ ही रहता है, ठीक है, वी नॉट बाय टू आई नॉट बाय टू आरएमएस। यहां जो रहता है आई नॉट बाय रूट टू वी नॉट बाय रूट टू रहता है। इस तरीके से करते हुए आप इसको कर सकते हो। एफिशिएंसी देखो, हाफ वेव की कितनी थी 0.406, फुल वेव की कितनी है जस्ट डबल, काम खत्म। तो फुल वेव की हो गई 0.812 1 प्लस आर एफ बाय आर एल। इसमें भी वही गणित लग रही है। अगर आइडियल डायोड्स है, आर एफ 0 कर दो, ठीक है, एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी 81.2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की होती है, इसलिए ज्यादातर फुल वेव हम यूज करते हैं उसके अंदर। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। आप प्रॉब्लम के सेक्शन पढ़ो। ये कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे मैं एलिमिनेशन से छूमंतर करा देता हूं। कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज टेकन अक्रॉस 90 ओम लोड रेजिस्टर, ये दे रखा है आरएल आपको, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टर ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन इज 10 ओम, आरएफ दे रखा है आपको 10 ओम। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी पावर इनटू डीसी पावर, यानी ईटा निकाल करके देना है, किससे ज्यादा नहीं हो सकता 40.6, उड़ाओ 40.6 नहीं हो सकता क्योंकि आरएफ 0 नहीं है, ये हो नहीं सकता क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है, 40.6 से ज्यादा नहीं जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ले देके एक ही आंसर बचा ये वाला। अब देखो मैंने बिना छुए भी सवाल कर दिया, आप ये देखो, ठीक है ना। तो बिना कुछ करे भी अगर आपकी टेक्निक्स परफेक्ट हैं, कॉन्फिडेंस है आप में, आपने प्रैक्टिस करी हुई है सारी चीजों की, ऐसे भी सवाल, अब जबकि हमने सवाल में कोई वैल्यू तक नहीं डाली, इस तरीके से आंसर भी आ सकता है। आप कर लेते हैं पूरा, ये थोड़ा ना कह रहे कि छोड़ के आ जाएंगे। तो ईटा का वैल्यू हमारे पास हो गया 0.406 1 प्लस आर एफ बाय आर एल, ठीक है। तो 0.406 बाय 1 प्लस आर एफ हो गया 10, आर एल कितना है हमारे पास 90, तो ये यहां से कटा, तो फाइनली ये बना 10 बाय 9, 9 को ऊपर लगाओ, तो 9 बाय 10 इंटू 0.406 और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर ले लो। ये इधर से उड़ गया, तो 4.06 इंटू 9, तो 4.06 इंटू 9%, तो 9 6 जा 54, तो 54 तो इधर ही आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36.54% एग्जैक्ट एफिशिएंसी है। देखो मिल भी रहा है, बिना कुछ करे भी कर लिया तो, और सब कुछ आने के बाद भी कर लिया। तो अब कौन सा ज्यादा ऑप्शन आसान है, ऑप्शन वो आसान है कि जिसमें हमारा टाइम बचे, ठीक है ना। यानी आप इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हुए चलो, आपके सवाल बहुत जल्दी होंगे, ठीक है ना। और कई बार तो क्या होगा, नहीं भी पता है, मान लो फॉर्मूला भूल भी गए तो भी करके आ जाओगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो, हाँ ये सवाल जरूर रखना था, हर बार इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, पहले भी बताया हुआ मैंने, नया नहीं है, बट फिर से एक बार रिवीजन। कह रहा है हमने 220 वोल्ट की एसी सप्लाई लगाई। देखो भाई एक डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हमने इधर 220 वोल्ट दे दिया। ये क्या चीज है, ये ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट है, यानी ये वी नॉट है। अच्छा ये वी नॉट है या क्या है वो मैं बोलूं एक बार, वी नॉट है या क्या है ये बोलना जरूरी है। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानते हुए चलते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो ये वी नॉट नहीं है, ये वी आर एम एस है, सही है।
हमने क्या किया, फट से इसका वी नॉट लिखा, वी नॉट बाय रूट टू लगाते हुए, ठीक है ना। आपको सर वी नॉट बाय टू था, अरे भाई वो इधर का एवरेज था, फाइनल एवरेज, हम इधर का लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो वी नॉट बाय रूट टू ही जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई रूट टू टाइम्स 220, तो 220 रूट टू इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी जो यहां पे हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो पहला काम है जो एसी दे रखा है उससे उसका पीक वैल्यू लिया। अब मैं आगे सवाल समझा रहा हूं, सुनो क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों कईयों के दिमाग में सर वो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू तो अभी तो बताई थी, वी नॉट बाय टू होती है हाफ वेव की, और फुल वेव की बताई थी वी नॉट बाय रूट, तो आपने तो रूट टू लिख दिया तो फुल वेव हो गया। ठीक, अरे नहीं हुआ, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसका पीक वैल्यू लिखा है, ठीक है ना। ये जो एसी चल रहा है ना, अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, सिर्फ इसका पीक वैल्यू लिखा है। पूरे साइकिल में यहां मिलने वाले एसी का कोई पीक वैल्यू नहीं लिखा, कोई एवरेज वैल्यू नहीं लिखा। तो समझो जरा ध्यान से, वो जो हम एवरेज वैल्यू लिखते हैं वी नॉट बाय टू, वो आउटपुट में मिलने वाला एवरेज होता है, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रख लो, पता चले यहाँ पे ही उठा करके लगाने लग गए तो कहानी गड़बड़ कर दोगे। तो ये तो जो रहेगा, जो यहाँ से दोगे इसका पीक निकालोगे तो एवरग्रीन वी नॉट बाय रूट टू ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाय रूट टू से ही चलेगा। तो हमने वी नॉट निकाला, ये भी कंफ्यूजन होता है बहुतों को, ठीक है ना, इसलिए क्लियर करना जरूरी था। अब क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में यहां से चार्ज चला, अपना कैपेसिटर मस्त चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका वोल्टेज भी बढ़ता चला जा रहा है। कब तक बढ़ेगा, तो वोल्टेज की वैल्यू इस तरीके से एसी की चल रही है, ठीक है ना। ये वोल्टेज है जो हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं, वी वर्सेस टी, 220 रूट टू तक ये जाना है, सही है। तो इसका पीक वैल्यू 220 रूट टू है। तो क्या हो रहा है, कैपेसिटर अपना मस्त चार्ज हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक इस पे चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते 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 कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया 220 रूट टू, जहां तक था वहां तक पहुंच गया, पीक तक। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो ये वाले साइकिल का यहां से जो ये लगाया गया है, ये वोल्टेज धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज कम होना शुरू होगा, कैपेसिटर चार्ज देने की कोशिश करेगा। अब कैपेसिटर अगर बैटरी को चार्ज देने की कोशिश करेगा, फट से डायोड क्या करेगा, ये मुकर जाएगा, ये कहे मैं तो रिवर्स बायस हूं, मैं तो लूंगा ही नहीं करंट तुमसे, ठीक है ना, चार्ज भी नहीं लूंगा। तो इस सिचुएशन में ये बेचारा कैपेसिटर मजबूर हो जाएगा, ना उगले बनेगा ना निगले बनेगा, इससे ये बेचारा इतना का इतना चार्ज ही एक्वायर करके बैठा रहेगा। तो क्या होगा, इस प्रोसेस में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होनी है, पर वो हो नहीं पा रही क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो गई। तो कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होकर के 220 रूट टू होकर के वो अपना टनाटन होकर के बैठ गया। अब नेगेटिव साइकिल तो है नहीं, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के नेगेटिव वाले के अंदर ये डायोड वैसे ही कुछ सहन नहीं करेगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव वाले में तो कुछ फ्लो ही नहीं किया, यानी इस कैपेसिटर ने अगली स्टेप में भी इतना ही 220 रूट टू का वोल्टेज बना करके रखा। अब फिर फॉरवर्ड बायसिंग आई, फॉरवर्ड बायसिंग आई तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो हो गया, ठीक है ना, फिर से बढ़ना शुरू हुआ। अब यहां से वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, ये कैपेसिटर तो पहले से ही चार्ज है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर एक्स्ट्रा चार्ज कब लेगा, जब इसका वोल्टेज सामने वाले वोल्टेज से कम हो। पर सामने वाला कम है तो उल्टा देने की कोशिश करेगा, दे तो पाएगा नहीं, क्योंकि डायोड तुरंत इसको मना कर दे। पूरी साइकिल चल रही है, तो यहां से यहां तक दोबारा से कैपेसिटर चार्ज लेने की कोशिश करेगा, बट उसका तो चार्ज मैक्सिमम हो चुका है 220 रूट टू, यानी वो वोल्टेज नीचे आएगा ही नहीं। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो इनपुट्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये तो यहां से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो हमें देखने को मिलेगा वर्सेस टाइम, तो थ्रू आउट यहां से लेकर के यहां तक, तो शुरू की फर्स्ट वाली इस साइकिल में यहां से यहां तक तो वोल्टेज बढ़ा। इसके बाद कैपेसिटर का वोल्टेज परमानेंट कांस्टेंट होकर के रह गया है, और पूरे के पूरे साइकिल में यही बना रहेगा। ये ग्राफ अगर किसी ने पूछ लिया ना, तो जितनी यहां पर पब्लिक देख रही है उनमें से किसी को ये ग्राफ पता नहीं होगा कि कैपेसिटर के आउटपुट का वोल्टेज ऐसा होता है। तो ये वोल्टेज जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, बट यहां तक रीच करने के बाद कांस्टेंट होगा, और इस वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 220 रूट टू वोल्ट। तो अब सवाल का जवाब मेरे ख्याल से आपको मैंने विद डिटेल दे दिया, तो इसका राइट आंसर हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 220 रूट टू। हाँ, अगर ये रजिस्टर होता तो क्या होता भाई, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये बढ़ता 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 220 रूट टू तक पहुंचता, फिर कम होना शुरू हो जाता। रजिस्टर है ना, एनर्जी लॉस करेगा, तो कम होना शुरू हो जाता, कम होते होते जीरो हो जाता। फिर क्या होता, इस साइकिल में कोई नहीं आती। फिर उसके बाद क्या होता, फिर से बढ़ता 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 और फिर कम हो जाता। तो अगर हम यहाँ का क्या निकालते, यहाँ का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते, अब यहाँ का एवरेज वैल्यू अगर हम निकालते, तो वो एवरेज वैल्यू हमें वही मिलता है जो हमने फॉर्मूला याद कर रखा है। अब समझ आ गया, और आरएमएस भी वही मिलता है जो हमने फॉर्मूला याद कर रखा है। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आप देख रहे हो जेनर डायोड, ये है स्पेशल पर्पस डायोड। अभी जैसे मैंने बताया था ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड का, तो यहां पर देखो आप, ये जो डायोड है इसका ब्रेक डाउन वीजेड पर हो रहा है। तो जेनर डायोड की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे, और इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया जाता है, जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता है ये तुरंत अपने रेजिस्टेंस को कम कर लेता है, करंट को बढ़ा देता है और इस वोल्टेज को कांस्टेंट बना रहने देता है, आई आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखता है। ऐसा रखने से जो सामने होता है उसका वोल्टेज भी कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है ना, और उसके अक्रॉस हमें कोई फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलते। तो जेनर डायोड हर एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसमें लगाया जाता है ताकि हम सामने लगे हुए अप्लायंस को सेफगार्ड कर सकें फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज से, ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब मान लो यहां पर हमने इनपुट वोल्टेज दिया वी आई, ठीक है ना, ये सीरीज रेजिस्टेंस है आर एस, इसको हम बोलते हैं लोड रजिस्टर आर एल। अब वो सब कुछ पूछता है, देखो सबसे लास्ट स्टेप होती है जेनर डायोड का करंट निकालना, ठीक है ना, ये सबसे लास्ट स्टेप होती है। अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हमें जेनर डायोड का वोल्टेज दे रखा है, हमें बताया कि ब्रेकडाउन के बाद ये सामने वाले वोल्टेज को कांस्टेंट रख देगा, तो फट से हम सामने वाला वोल्टेज वीजेड लिखते हैं, फट से हमें वोल्टेज पता चलते ही हम इधर का करंट आई एल लिखते हैं वी बाई आर, तो वीजेड डिवाइडेड बाई आर एल, सही है। तो लोड रजिस्टर का करंट तो आ गया, उसका सारा आता पता हमें लग गया। अब हम यहां नहीं आ सकते, हम सबसे पहले इस पे आते हैं, ठीक है ना, इस पे सबसे लास्ट में आएंगे जेनर पे। अब यहां पर आकर के हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वोल्टेज लिखते हैं। अब देखो वी इनपुट में से वीजेड तो इधर निकल गया, तो वी आई माइनस वीजेड का वोल्टेज इसके पास बचा, यहां से हम इस करंट को लिख लेते हैं वी आई माइनस वीजेड डिवाइडेड बाय आर एस। अब हमें ये करंट मिल चुका है, इधर का करंट हम जानते हैं, तो आईजेड को हम लिख सकते हैं अपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग से। तो जेनर डायोड का करंट हो जाता है आई माइनस आई एल, समझ गए। अब जेनर डायोड का करंट मिला, अब रेजिस्टेंस पूछेगा जेनर डायोड का, अब आप इसका वोल्टेज जानते हो, तो वीजेड बराबर आईजेड इंटू आरजेड, ये हम सबसे लास्ट में स्टेप में यूज करते हैं, यहां से हम जेनर डायोड का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होता है जेनर डायोड के सवाल को सॉल्व करने का। अच्छा आगे इस पे बेस्ड ये सवाल देख लो, ठीक है ना, साथ के साथ ही क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे हैं द फिगर शोन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर इज, तो हमें इधर का पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, तो बहुत ही पोस्ट प्रॉब्लम है, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो इधर का वोल्टेज पकड़ो 90 वोल्ट, फट से इधर का वोल्टेज लिखो, दिस इज ऑल्सो 90 वोल्ट, फट से इधर का करंट लिखो आई एल वी बाई आर, यानी 90 डिवाइडेड बाई 20 किलो ओम, तो 4.5 मिली एम्पियर। डायग्राम ही डायग्राम में खत्म हो जाएगा। अब आप इस पे आ जाओ, इसके पास 120 माइनस 90 30 वोल्ट का वोल्टेज बचेगा, यही उसने पूछा है, ठीक है ना, इसके लिए तो करंट भी नहीं निकालना, आंसर तो ये रहा, पर मैं सवाल तो पूरा करूंगा। तो 30 वोल्ट और इधर साइड का करंट लिखो, ये करंट हमारे पास आ जाएगा वी बाई आर, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, तो 15 मिली एम्पियर का इधर करंट आया। अब आप जेनर डायोड का करंट लिखो, 15 आ रहा था, 4.5 मिली एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी बचा कितना 10.5 मिली एम्पियर, वो हमारा इधर आ गया, ठीक है ना, 10.5 मिली एम्पियर। अब आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 10.5 मिली एम्पियर को ऊपर लगाओ, ये ओम में हमारे पास आरजेड आ गया, तो आरजेड की वैल्यू मेरे पास यहां से कैलकुलेट होकर के आ गई 9 किलो ओम के आसपास। तो पूरा का पूरा सवाल हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई थिंक अब आपको जेनर डायोड के प्रॉब्लम में तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अब थ्योरी बेसिस पर, जैसे फोटो डायोड है, फोटो डायोड का काम क्या होता है, ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं रिवर्स बायसिंग में, तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट चल रहा होता है। अब जैसे ही लाइट गिरती है इसमें तुरंत तुरंत क्या होता है, लाइट के फोटोन टकराते हैं और यहाँ पर जो आयंस होते हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे ही वो रिलीज होते हैं करंट जो होता है सैचुरेशन करंट वो इंक्रीज कर जाता है। अब जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रखोगे सैचुरेशन करंट उतना ज्यादा रहेगा, इसको हम लोग डार्क करंट भी बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में ये करंट चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट करने के काम में आता है, थ्योरी बेसिस में रहता है। इसी तरीके से एलईडी, एलईडी में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में एलईडी कनेक्टेड होती है, तो कुछ ना जो एनर्जी वहां पर फॉरवर्ड बायसिंग में जो भी टकराने से या जो भी चार्ज कैरियर के मूवमेंट से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए एलईडी कलर फेंकती है। तो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना, इस इन टाइप की चीजों की ये एलईडी बनी हुई होती है, आप एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हो। तो ये हो गया एलईडी का प्रिंसिपल। नेक्स्ट सोलर सेल, कोई बाइसिंग नहीं होती क्योंकि ये सेल है, ठीक है ना, ये खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। अब कैसे प्रोवाइड करेगा, ये इसका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है ना, ये डिप्लीशन रीजन जो रहता है फोटो सेंसिटिव रहता है। हम जैसे ही लाइट गिराते हैं तुरंत इधर आयन प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव वाला इधर भग जाता है, नेगेटिव वाला इधर भग जाता है। तो ये पी रीजन एक्चुअली में पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, एन रीजन नेगेटिव टर्मिनल का, यानी ये सेल खुद को बैटरी बना लेता है, ठीक है ना। अब जैसे ही हम वायर कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वायर में करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम सीधे वायर लगा देंगे जीरो रेजिस्टेंस वाली तो शॉर्ट सर्किटिंग बोलेंगे, करंट सेल का मैक्सिमम हो जाएगा, ई बाय आर बोलेंगे। और अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो इसको ओपन सर्किट बोला जाएगा, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ हमारा बन रहा है वो ग्राफ ये
इस वोल्टेज और इस करंट के बारे में पूछा जाता है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी हमने बैटरी के दोनों एंड्स को ओपन कर रखा है। अब जो टीपीडी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर जब हम बैटरी के टर्मिनल को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इनफाइनाइट नहीं क्योंकि इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, अब जो हमें करंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। इसका वैल्यू हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R, जैसा हम बैटरी के अंदर चलते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग सोलर सेल। नेक्स्ट अब आप देख रहे हो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर और इसके न्यूमेरिकल हमेशा से ही मैं खूब कराता हूं, खूब बढ़िया चल रहे होते हैं और स्टूडेंट को आराम से आ जाते हैं। तो एक बार हम ट्रांजिस्टर का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। और इसके ऊपर मैंने दो न्यूमेरिकल आपके रखे हैं, एक बायपोलर ट्रांजिस्टर का और एक जिसमें दो बैटरीज लगी हुई हो इनपुट आउटपुट वाली। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो हमारे सिलेबस में आता है वो आता है कॉमन एमिटर, क्योंकि इसका एम्पलीफिकेशन अच्छा होता है। फिलहाल अब ट्रांजिस्टर को सबसे पहले वर्किंग मोड में लाया जाता है। जब तक ट्रांजिस्टर वर्किंग मोड में नहीं रहेगा, कट ऑफ मोड में रहेगा, तब तक वो कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर है। आयोबित आप जानते हो, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है ना। एक में एरो बाहर निकलता है, एक में एरो अंदर जाता है। ये एरो बाहर निकल रहा है तो ये पीएनपी हो गया, एरो अंदर जाता तो एनपीएन हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर को वर्किंग मोड में लाने के लिए हम एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग करते हैं। ये हमारा फैमिलियर सर्किट डायग्राम है। दो इक्वेशन इसके अंदर बनती हैं, बट वो मैं अभी बताता हूं। फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, इनपुट वोल्टेज यानी इधर बैटरी के वोल्टेज को, इधर के बैरियर है तो पीएन जंक्शन डायोडी, बैरियर के वोल्टेज से कम कर रखा है। जब तक इनपुट वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम रहेगा, ऐसे सिचुएशन में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और आउटपुट वोल्टेज जो होगा, ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना, आउटपुट मतलब इधर का जो वोल्टेज होगा वो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। इसी चीज को आगे चल के आप नॉट गेट के रूप में जानोगे, ठीक है ना। ये नॉट गेट की तरह ही पहचाना जाता है। तो इनपुट 0, आउटपुट मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप यहां से देख सकते हो, आउटपुट मैक्सिमम है और इनपुट को हमने तकरीबन 0 रखा हुआ है, या फिर ऐसे बोलो बैरियर से कम रखा हुआ है। इस रीजन को हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर कोई करंट कंडक्ट नहीं करता और हम इसे किसी भी यूज में नहीं ले सकते। अब क्या करते हैं, हम इधर के वोल्टेज को बैरियर वोल्टेज से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इधर करंट आना शुरू हो जाता है। पूरी कहानी है, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हो आप, आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जाते जाते एक स्टेज ऐसी आती है जब इधर का आउटपुट वोल्टेज फर्दर चेंज होना बंद हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू सैचुरेटेड हो जाती है। कंप्लीटली 0 नहीं होती, ठीक है ना, बट एक नियरली क्लोज टू 0 पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो जब इनपुट वोल्टेज इतना हो जाए कि आउटपुट वोल्टेज सैचुरेटेड हो जाए तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। अब इस रीजन में हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। कैसे, जिन सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है उनको हम यहाँ इनपुट में डालते हैं। जैसे ही इनपुट में डालते हैं सारी चीजें कांस्टेंट चल रही होती थी, ठीक है ना। आई भी कांस्टेंट था, आईसी कांस्टेंट था, सब कुछ कांस्टेंट था। तो जैसे ही हमने इनपुट सिग्नल डाले, फट से ये चेंज हुआ। ये चेंज होने से क्या होता है, आईसी चेंज होता है। आईसी चेंज होने से क्या होता है, यहां पर हमें वोल्टेज सिग्नल चेंज होकर के मिल जाते हैं। तो यानी सैचुरेशन रीजन में आने के बाद आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो आउटपुट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब एम्पलीफाई कब करेगा, जब स्मॉल चेंजेस के करस्पॉन्डिंग लार्ज चेंज देखने को मिले, यानी एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज्यादा हो। तो कॉमन एमिटर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें यहां अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इक्वेशन, अब अगर इक्वेशन लिखनी हो तो यहां एमिटर बेस का वोल्टेज लिखना हो, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन चल रही हैं, एक तो आउटपुट की इक्वेशन देख लो। तो VCE की वैल्यू, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग मोड में, तो जो भी इधर का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना, C और E के क्रॉस का, VCC माइनस ICRL, E माइनस IR। ये भी डिस्चार्जिंग मोड, ध्यान रखना ट्रांजिस्टर में कोई भी चार्जिंग मोड में नहीं होता, ये भी डिस्चार्जिंग मोड में। तो इधर साइड का जो VEB का वोल्टेज मिलेगा दैट इज VEE माइनस IVRI। इन लैंग्वेजेस पे मत जाना, E माइनस IR मिलेगा, सिंपल भाषा में समझ लो। अगर हम यहाँ एम्पलीफिकेशन इंडिकेट करें तो तीन एम्पलीफिकेशन होते हैं, करंट, वोल्टेज और पावर। पहले करंट एम्पलीफिकेशन, तो आउटपुट बाय इनपुट यानी IC बाय IB को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन। कॉमन एमिटर में तकरीबन हंड्रेड्स के आसपास होता है, यानी अगर आप 1 मिली एम्पियर लगाओ तो 100 मिली एम्पियर का करंट चेंज होकर के मिलेगा, इतना ट्रमेंडस, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है वोल्टेज गेन, ठीक है ना, या ऐसे बोला जाए वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। फिर आता है पावर एम्पलीफिकेशन, तीनों बताता हूं। तो हम यहां पर तीनों एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात कर लेते हैं पहले कहीं, तो उसके बाद इस इक्वेशन पे आ जाएंगे। तो देखो, बीटा की जो वैल्यू होती है वो हो गई IC बाय IB, ठीक है ना। ये होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। दूसरा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो चेंज इन आउटपुट हो जाता है डेल्टा IC RL डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, ठीक है ना, और टाइम्स आ जाएगा इनपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस RI। तो इसको तो हम बोलते हैं बीटा,
और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। तो वोल्टेज गेन जो कहलाता है या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जो कहलाता है वो हो जाता है करंट एम्पलीफिकेशन टाइम्स रेजिस्टेंस गेन। अब पावर तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, तो पावर गेन या पावर एम्पलीफिकेशन ये हो जाता है बीटा स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस गेन। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक इक्वेशंस होती हैं जिन पे हमें प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना होता है। अब अल्फा बीटा का रिलेशन, अल्फा होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर जब कॉमन बेस लगाया जाए। आपको कॉमन बेस तो बेकार होता है, बट कई बार एग्जामिनर भी बेकार होता है, वो क्या कहता है अल्फा दे दिए चलो बीटा निकालो, को टाइम पास कर रहा है। ठीक है ना। तो रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, 1/α 1/β + 1। इससे हम क्या कर सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं, फिर हम अपने काम का सवाल लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम की बारी, तो अब इस न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो सीई मोड में ये कनेक्टेड है। ओके, इन विच कलेक्टर सप्लाई इज 9 वोल्ट। तो आप देखो इधर का वोल्टेज हमें 9 वोल्ट दिख रहा है वीसीसी का, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रजिस्टर ऑफ 1000 इज 1 वोल्ट। तो यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये 1 वोल्ट दिख रहा है। इससे तो सीधे सीधे आईसी निकल जाएगा। ठीक है ना भाई, इधर साइड ये हमें पता है आईसी फ्लो कर रहा है, तो IC इंटू RL का वैल्यू 1 वोल्ट हो गया, और क्या हो गया, तो IC की वैल्यू हम डायरेक्ट उड़ा देंगे। चलो अभी करते हैं। फिलहाल करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 25/26, तो बीटा की वैल्यू 25/26। अब हम अच्छे से जानते हैं यार इसका बीटा 100 के आसपास होता है, तो बहुत ही कम। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल बना दिया उसने, बीटा की वैल्यू रखनी 100 थी, रख इतनी दी, क्या कर सकते हैं। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 200 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है ट्रांजिस्टर का 200 ओम, तो आर आई का वैल्यू हमारे पास है 200 ओम। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें पहचानना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले VCE निकालना है। देखो ये तब आएगा जब आप IC निकालो, ठीक, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो VCE की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो हो गया E - IR, यानी VCC - ICRL। बट ICRL हमें सीधे पता है 1 वोल्ट के बराबर, तो 9 - 1 यानी ये हो गया 8 वोल्ट। तो VCE का वैल्यू 8 वोल्ट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट आंसर देने हैं। बट ठीक है, हम सारे वेरीफाई कर लेते हैं। कलेक्टर करंट, अब कलेक्टर करंट अगर मैं निकालूं तो कलेक्टर करंट IC निकालने का तरीका हो गया, जो हमें इधर का वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है डिवाइडेड बाय 1000 ओम का रेजिस्टेंस, यानी 1 मिली एम्पियर जो होना चाहिए IC होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब हमें चाहिए एमीटर करंट। अब इस पे पहले आते हैं, उसको बाद में बताता हूं, ठीक है ना। एमीटर करंट कैसे निकालें, एक अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सुनना। बीटा हम जानते हैं IC/IB के बराबर होगा, यहां से IB का वैल्यू मिल गया IC/बीटा, सही है। अब हमें चाहिए एमीटर करंट, हम जानते हैं I = IB + IC होता है। IC हमें पता है, हम IB का वैल्यू डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ IC, तो IC/बीटा +1, तो इसको मैं लिखूं 1 + बीटा, या फिर चलो इसको अलग से ही लिख देते हैं, तो IC कॉमन लेकर के 1/बीटा +1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास IE का वैल्यू, यानी एमीटर करंट का वैल्यू, और पुट करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर मेरे को एमीटर करंट निकालना है तो IE का वैल्यू हो गया IC कितना था 1 मिली एम्पियर टाइम्स 1/बीटा। अब 1/बीटा कहां गया बीटा, ये रहा 25/26, उल्टा मार दो, यानी 26/25 +1, तो तकरीबन 1.02 बनेगा ये। तो ये तकरीबन 2.02 मैंने ऐसे रफली लिख लिया, देख लेना कितना ही बन रहा है। तो 2.02 या 2.04 आ रहा है, तो 2.04 ही लिखूं उसको, ज्यादा ठीक है। मैं कौन सा डिवाइड ही किया था, अंदाजे से लिख दिया 2.04 मिली एम्पियर। तो IE का वैल्यू भी हमें मिल रहा है 2.04 मिली एम्पियर। दैट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है। तो ले देगा बचा बेचारा, यही इनकरेक्ट पाएगा। अच्छा, अब हमें वोल्टेज गेन चाहिए। वोल्टेज गेन लिखने का थर्ड वाला ऑप्शन पर आते हैं। वोल्टेज गेन लिखने का तरीका हो गया बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, सही है। बीटा हो गया 25/26, रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू हो गई आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट हो गया 1000, और इनपुट कितना गया, इनपुट दे रखा था 200, तो इसको बेटा आप करोगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। अब 25/26 × 5 करेंगे तो ये तो और ज्यादा छोटा आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं 125 डिवाइडेड बाय 26 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये 5 से तो कम ही आ रहा है, तकरीबन 4.9 4.8 के आसपास मिलेगा। और ये कितना दे रहा है 50/समथिंग, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। पावर गेन देखें तो अगर मैं पावर गेन देखूं तो वो हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी 25/26 का होल स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस गेन, यानी ये 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू तो और ज्यादा छोटी आ जाएगी, क्योंकि ये चीज 1 से छोटी है, स्क्वायर होने पर और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमारा इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो गया थर्ड वाला। बट इस बहाने आपको ये पूरा सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो,
ये कहलाता है बायपोलर ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या है, एक ही बैटरी है, वही इनपुट का काम कर रही है, वही आउटपुट का काम कर रही है। पढ़ो, ये कह रहा है फॉर गिवन कॉमन एमिटर बायसिंग इफ वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर इज 12 वोल्ट। तो VCE का वैल्यू हमें 12 वोल्ट दे रखा है। आगे, अच्छा पहले तो करंट दौड़ा लो। ये हमारी आउटपुट बैटरी होगी, यहां से जो करंट चलेगा वो होगा हमारा, यहां पर सॉरी जो करंट होगा इस करंट का नाम होगा IC, यहां पर जो करंट होगा इस करंट का नाम हो जाएगा हमारा IB, ठीक है ना। यहां से जो करंट आएगा दिस करंट विल बी IE, ठीक है। तो IE की वैल्यू हो जाएगी IC प्लस IB के बराबर, अपना इनकमिंग बराबर आउटगोइंग पूरा फिट बैठ रहा है। ये BPT होता है बायपोलर ट्रांजिस्टर। अब हमें VCE दे रखा है यहां पर 12 वोल्ट के बराबर, और क्या दे रखा है, करंट गेन दे रखा है। देखो अब असली करंट गेन दे रखा है 100 के आसपास। बेस करंट इज IB का वैल्यू इज 0.04 एम्पियर मिली एम्पियर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस, RC का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो ये वैल्यू हमें निकालना है, हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां के बीच में इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हम किस तरीके से लगाएंगे, तो आप इस पूरे लूप के अंदर KVL लगाएंगे, ठीक है ना। और KVL लगाने का तरीका VCE बराबर 20 माइनस ICRL, कुछ चेंज नहीं, एज इट इज वही। आप कहोगे IE का कोई काम नहीं है जी, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं। अगर इधर रेजिस्टेंस लगाने सवाल बहुत हाई लेवल का बन जाएगा, आपके में तो नहीं पूछा जाता। तो ये रिजल्ट हमारा तैयार हो गया, ICR। RC लिख दूं इसको, हाँ RC लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन में हम VCE जानते हैं जो कि हमें 12 दे रखा है, तो यहां से हमें IC RC का वैल्यू मिल गया विच इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। अब ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें ना IC पता ना RC पता, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कहां से निकालेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करें। अब आपको IB दे रखा है, बीटा दे रखा है, तो आप बीटा का रिजल्ट यूज करो IC बाय IB, और यहां से आप फट से IC की वैल्यू निकाल लो। तो IC की वैल्यू हो गई 100 टाइम्स IB यानी 0.04 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर आ गया 0.4 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.4 क्यों 4 मिली एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ IC। IC आ गया, अब पुट कर दो उठा करके, आपके पास RC आ जाएगा। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो RC का वैल्यू आ जाएगा 8/4 यानी 2000 ओम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कहलाते हैं बायपोलर ट्रांजिस्टर। ऐसे मैंने आपको KTS लेक्चर नोट में भी करा रखे और प्रैक्टिस कर लेना, और आपकी अपने मास्टर शीट में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ट्रांजिस्टर तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम बहुत ही सिंपल वर्जन पर है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में देखो बेसिक गेट्स में तो मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, आप सब जानते हो। ये हमारा हो गया OR गेट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को पकड़ करके डॉट ले लेता है। ये हमारा हो गया नॉट गेट। नॉट गेट रिवर्स कर देता है, A होगा तो A बाहर कर देगा। ये सिंपल इनकी ट्रुथ टेबल। बस इसमें ध्यान ये रख लेना इनका रियलाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार सर्किट डायग्राम पूछ लेते हैं, तो ये दिमाग में रख लेना कि इनके रियलाइजेशन वाले डायग्राम और एंड और नॉट के कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये पूछ लिया जाए तो पता होगा तो ये कर पाओगे, फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, वहां प्रूफ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अब मिक्सिंग ऑफ गेट आ जाती है। तो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है नॉर गेट, और प्लस नॉट का मिक्सचर होता है। तो इधर A आया, इधर से B आया, A प्लस B, और इसने इसके ऊपर उठा के बाहर लगा दिया, A प्लस B बाहर हो गया। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब ट्रुथ टेबल के आउटपुट अगर याद है तो वेल एंड गुड है, मैंने कई बार बोले हैं। जैसे नॉर गेट का आउटपुट याद रख लो 1000 होता है, कई बार फ्रीक्वेंटली हमें बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे मान लो कई सारे आउटपुट दे रहे हैं, एक का 1000 दे रखा है, इसी तरह एक का 1110 दे रखा है, एक का 0110 दे रखा है, एक का 1001, 4 ही तो है जो याद रखने हैं, ठीक है ना। अब ये कहता है ये बताओ इसमें से कौन सा नैंड गेट है कौन सा नॉट गेट है, तो वहां फिर आप फंस जाओगे। तो जब तक, क्योंकि इतने थोड़ी ना हम आउटपुट डिजाइन करेंगे, एक एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसलिए इनके आउटपुट्स की वैल्यू याद रखना जरूरी है। तो नॉर गेट का आउटपुट हो गया 1000। फिर आ जाता है हमारे पास नैंड गेट, तो एंड के ऊपर बार लगा दिया हमने, ये हो गया हमारा नैंड गेट, इसका 1110, ठीक है ना। तो 1000 1110, तो ये हो गया हमारा नॉर गेट और नैंड गेट का। तो नॉर और नैंड तो वैसे ही रट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली काम में आते हैं। तो 1000 हो गया नॉर का, और 1110 हो गया हमारा नैंड गेट का। अब आ जाता है हमारे पास जोर गेट और एक्स नॉर गेट। ये थोड़े से कम पूछे जाते हैं पर पूछे बहुत जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इनको अगर इस तरीके से पूछ लिया गया तो आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी ट्रुथ टेबल कौन बनाएगा बैठ के। तो जोर गेट क्या होता है, तो अब आप देख रहे हो ये है जोर गेट। जोर गेट का आउटपुट देख लो, A बार डॉट बी प्लस A डॉट बी बार, यानी एक में अगर A जा रहा है तो दूसरा B बार जाएगा, दूसरे में फिर उसका उल्टा जाएगा, ये बीच में प्लस आता है। दिस इज कॉल्ड जोर गेट। फिर एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट का आप देखोगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा A डॉट बी प्लस A बार डॉट बी बार, तो ये कहलाता है एक्स नॉर। या फिर ऐसे बोल लो, इसका
आप अपोजिट कर लो, ठीक है ना, इसके ऊपर आप बार लगा दो तो हमारा एक्स नॉर गेट बन जाएगा। तो जोर गेट के ऊपर आप एक बार लगा दो तो ये हमारा एक्स नॉर गेट बन जाएगा। अब इनके आउटपुट भी ध्यान रखने जरूरी है, 0110 और 1001। तो 4 आउटपुट हमें ध्यान रखने हैं, 1000, 1110, 0110 और 1001, ठीक है ना, और विद प्रॉपर गेट याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आने पर हम हड़बड़ाए नहीं। ओके, अब आप देख रहे हो डी मॉर्गन लॉ। तो ज्यादातर जो गेट के सॉल्यूशंस होते हैं लॉजिक गेट के, वो डी मॉर्गन लॉ से हो जाते हैं। इसमें हमारी दो बेसिक थ्योरम, एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक है एडिशन थ्योरम काम करती है। ए डॉट बी बार तो ये होता है ए बार प्लस बी बार, और सिमिलरली अगर प्लस में है तो यहाँ ए बार डॉट बी बार में आ जाएगा, ठीक है ना। दो और रिजल्ट बड़े काम के हैं, ए डॉट ए बार करेंगे तो हमेशा 0 रहता है, और ए प्लस ए बार करेंगे जहां हमें दिख जाएगा तो 1 के बराबर रहेगा। तो इन 4 रिजल्ट का यूज करके हम अपने लॉजिक गेट के सर्किट्स को सिंप्लीफाई करते हैं जो हमारे जनरली एग्जाम में रहते हैं। अब जैसे ये पहला देख रहे हो बहुत कॉमन है और लॉजिक गेट के सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई डायग्राम में ही कर देते हैं। यहां से ए आया, अब जब ये कौन सा गेट था, ये था हमारा नैंड गेट जिसके दोनों इनपुट हमने पकड़ के मिला दिए, दोनों इनपुट हमने पकड़ करके मिला दिए। सीक्वेंस से चलते हैं, अब इधर ए और बी नहीं जाएंगे, ए और ए ही जाएगा, ए डॉट ए हमारा ए ही हो जाता है। तो यानी इस एंड गेट ने कुछ नहीं किया, इस एंड गेट ने बस खाली ए डॉट ए को ए कर दिया। अब ये आगे नॉट लगा हुआ है, ये इसके ऊपर बार चिपका देगा, तो फाइनली इधर ए बार आया। तो जब भी हम नैंड गेट नॉर गेट के दोनों इनपुट पकड़ करके मिला देंगे तो वो नॉट बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इधर आ गया ए, यहां से रवाना हुआ बी। अब फिर से नैंड गेट है, तो पहले किया इसने ए बार डॉट बी, और फाइनली इधर हमें मिल गया ए बार डॉट बी का होल बार, ठीक है ना, जिसमें हमने डी मॉर्गन लगा दिया ए डबल बार प्लस बी बार, विच विल नाउ बिकम ए बार, सॉरी ए डबल बार हमारा ए के बराबर हो जाता है प्लस बी बार। तो ये हमें इधर साइड का आउटपुट मिलेगा। ये आप डायग्राम में भी कर सकते हो, अलग से लिख के भी कर सकते हो। अब जनरली मेरी आदत में डायग्राम में ही कर देता हूं उसको। तो अब इधर का इनपुट हमें मिल रहा है ए प्लस बी बार, और दूसरा जो इनपुट इधर से रवाना हुआ वो हो गया बी। अब यहां हम y1 ले लेते हैं और इधर हम y ले लेते हैं, यहां जगह कम है, अब मैं y1 अलग से लिख के बता रहा हूं। तो y1 हो गया, ठीक है ना, पहले एंड गेट का काम आएगा, इन दोनों का डॉट, तो a प्लस बी बार डॉट बी, दिस इज y1, बार बार में चिपकाएंगे। तो y1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाओ, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट बी बार, अभी अभी हमने देखा था ए डॉट ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी बोलते हैं इसको, तो ए डॉट ए ट्रांसपोज या बी डॉट बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू 0 होता है। तो y1 का वैल्यू हमारे पास आ गया ए डॉट बी, ठीक है। अब y, तो y जो है वो y1 का बार है क्योंकि आगे ये नॉट गेट लगा हुआ है, यानी a डॉट b का बार, और a डॉट b के बार को हम बोलते हैं क्या, a डॉट b क्या होता है एंड गेट, और बार लगा दो तो बन जाता है नैंड गेट। तो ये फाइनली हमारा कौन सा गेट हो गया, ये गेट हो गया हमारा नैंड गेट, और हमने डी मॉर्गन लगा करके पूरा सवाल सॉल्व किया। ये इस तरीके का सवाल रहता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रुथ टेबल, इसके अंदर हमें बनानी है कि किस बेसिस पर ट्रुथ टेबल, पहले तो आउटपुट निकालना पड़ेगा, बाकी तो बातें उसके बाद आएंगी। तो देखो ये एंड गेट है, इधर से ए आया और इधर से बी आया पर बी बार बना, एंड ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट बी बार, सही है। और सिमिलरली यहां पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी, और फिर एक एंड आ गया तो अब इन दोनों को फिर डॉट इसने ले लिया, तो ए डॉट बी बार डॉट ए बार डॉट बी। अब हम थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये लॉ जो होता है कम्यूटेटिव होता है, मतलब इधर उधर करके रिवर्सल करके भी आप डॉट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए डॉट ए बार और टाइम्स बी डॉट बी बार। ए डॉट ए बार कितना होता है, ए डॉट ए बार भी 0 होता है, बी डॉट बी बार कितना होता है, वो भी 0 होता है, यानी फाइनली आउटपुट जो मिल जाएगा वो 0 मिल जाएगा, वॉट एवर बी द टाइप ऑफ इनपुट। तो इसमें आप ढूंढ लो ट्रुथ टेबल में सारे आउटपुट 0 हमें किसमें चमक रहे हैं, तो इसमें तो नहीं मिल रहे, इसमें भी नहीं मिल रहे, इसमें भी नहीं मिल रहे, यही एक है जिसमें परमानेंट सब 0 मिल रहे हैं, इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से भी सवाल हो जाता है ट्रुथ टेबल बेस्ड। नेक्स्ट देखो ये वेवफॉर्म बेस्ड सवाल कहलाता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं सुनो, पहले हम आउटपुट निकालेंगे, हर किसी में पहले डी मॉर्गन लगा लो के आउटपुट जरूर निकालना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इधर ए बार मिला, इधर बी बार मिला, इसने क्या किया ऐड किया, तो वाई का वैल्यू आ गया ए बार प्लस बी बार, हमने डी मॉर्गन पकड़ के लगा दिया ए डॉट बी का बार। अब ए डॉट बी का बार कौन सा गेट होता है, नैंड गेट, ठीक है ना। और नैंड गेट का आउटपुट मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। तो नैंड गेट का आउटपुट डिजाइन कर लेते हैं, ए बी, इधर आ जाएगा ए डॉट बी और उसका बार, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1।
अब ए डॉट बी करेंगे तो 0 हो जाएगा, बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए डॉट बी करेंगे 0 हो जाएगा, बार करेंगे 1, ये 0 1, ये 0, ये 1 1 1 1 होगा और बार करेंगे तो 0। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या दिया था, 1 1 1 0, ठीक है ना। बट अब वेव फॉर्म कैसे करेंगे तो उसके बारे में सुनो। तो हमने क्या किया, ट्रुथ टेबल लिख ली। हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हो, नहीं याद है, तो अभी के लिए तो हम काम चला लेते हैं। तो हमने ये ट्रुथ टेबल डिजाइन कर ली। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर इनपुट्स को चेक करना है। ये ऊपर उठा हुआ इनपुट 1 को इंडिकेट करेगा, ये 1 को। अब 1 और 1 में आप देखो आउटपुट कितना है, 0 है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर हम देखेंगे, मैं अलग से डिजाइन कर दे रहा हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ये हम आउटपुट लिख लेते हैं, ये 0 है और ये भी 0 है। 0 0 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिलेगा, यानी 1 यहां तक, ठीक है ना, जहां तक इसकी रेंज है। अब इधर देखो ये 1 है और इधर देखो ये 0 है, तो 1 और 0 में फिर से 1, यानी ये सीधे आगे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो दिस इज 0, दिस इज 1। अब 0 और 1 में आप चेक करोगे तो फिर से 1 है, यानी ये एज इट इज आगे चला जाएगा। दैट्स इट। अब हमें आगे का दे नहीं रखा वेव फॉर्म, तो हम ये कहेंगे शुरू में 0 है, उसके बाद कंटिन्यूस 1 है। तो 0 और कंटिन्यूस 1 के हिसाब से अगर हम चेक करें, ये तीन में से तो कोई नहीं है, ले दे के एक ही वेवफॉर्म का आउटपुट है, वो हो गया फर्स्ट वाला। तो ये होते हैं हमारे लॉजिक गेट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। तीन तरीके के मैंने आपको दिखाए, जिसमें एक में पूरा डीमॉर्गन लगाया, एक में डीमॉर्गन लगा के ट्रुथ टेबल बनवाया, एक में वेवफॉर्म बनवाया। इन तीन में से कोई एक आ जाता है। अब आगे, अब हम आ जाते हैं ईएम वेव। देखो ईएम वेव से आसान कोई टॉपिक नहीं है, पर ईएम वेव से कठिन भी कोई नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं पता तो रोने आ जाते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक प्रोग्रेसिव वेव होती है। इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, बट फेज डिफरेंस इनमें 0 होता है। पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इक्वेशन वही प्रोग्रेसिव वेव की चलती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी की बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये के एक्स वेव का प्रोपगेटिंग नेचर दिखा रहा है, तो वेव एक्स एक्सिस पे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अगर वाई पे ऑसिलेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड पे करेगी। ई क्रॉस बी करने पर वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिलता है, जिसको आगे चल के बताऊंगा, पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, बेसिक फॉर्मूले, ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाई के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं सी। ये सी हम सिर्फ तब बोल सकते हैं जब ईएम वेव वैक्यूम में चल रही हो। अगर यही ईएम वेव किसी मीडियम में चल रही होगी, तो ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाई के होगा, बट इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम सी बाय म्यू लिख सकते हैं। तो यहां से आप म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी निकाल सकते हो, ये देखते हुए कि ई नॉट बी नॉट कितना है। तो ई नॉट बी नॉट का रेशियो हमेशा सी नहीं होता, अगर वैक्यूम है तो ही सी होगा, अदरवाइज सी बाय म्यू होगा, ठीक है ना। फिर ये कुछ बेसिक फॉर्मूले, इन्हीं चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सी का वैल्यू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और बी मीडियम का हम जानते हैं म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम होता है। सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला जनरेट होता है, √μr एप्सिलॉन नॉट। μr हो जाती है रिलेटिव परमेबिलिटी, एप्सिलॉन आर हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब एनर्जी डेंसिटी से खेलना मैंने मैग्नेटिक में खूब सिखा दिया आपको, इलेक्ट्रिक में भी बता दिया। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक वाली का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक वाले का बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब यहां पर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू आप सीख चुके हो, 1/2 ही होती है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, वैल्यू ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड 1/4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। एक मजे की बात है, जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन करती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करती है, यानी दोनों की एवरेज एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है। तो अगर ये दे रखा है तो ये भी निकाल सकते हो, और ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हो, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मिलेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बराबर रहती है। अब अगर हम टोटल लिखें तो या तो इन दोनों को जोड़ के लिखो या डबल करके लिख लो, बात एक ही सी है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, या हाफ नीचे डिनोमिनेटर में म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर लिख सकते हो। क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट आप देख रहे हो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है वो बेहद आसान है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, यूसी आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ये यू होता है टोटल एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इनटू सी करते ही इंटेंसिटी आ जाएगी। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग नाम से ही पता चल रहा है किसी तरह पॉइंट कर रहा होगा, तो ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट की तरफ पॉइंट करता है। तो जैसा अभी मैंने बताया, ई क्रॉस बी करने पर हमें वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं इंटेंसिटी होता है, ठीक है, ये भी नया फॉर्मूला है।
और इसका डायरेक्शन देखें तो ये प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो आपको कई बार क्या होगा, ई दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, आपसे पूछेगा वेव कहां जाएगी, तो कोई परेशान नहीं होना, ई क्रॉस बी करो, जहां आएगा वहीं जाएगी, ठीक है ना, ये सिंपल तरीका। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब जब से आपने पढ़ना शुरू किया, तो वायर के अंदर जो करंट होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। अब जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है यानी हवा में, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे इस पे चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से या हवा में जो करंट आता है उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बस जगह में अलग अलग होते हैं। कंडक्शन वायर में चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट हवा में होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपको चार्ज की इक्वेशन दे रखी हो, क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो, कुछ नहीं, dq बाई dt करो, जो कंडक्शन आएगा वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, जगह अलग अलग होगी। अब एक और गजब की बात, तो प्लेट के बीच में एक करंट आया, ये किसने पता लगाया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या किया, नीडल रखी यहां हवा में, ठीक है, यहां रखी तो ये नीडल तो डिफ्लेक्ट हो जाती है इस करंट के कारण, यहां नीडल रखी ये भी डिफ्लेक्शन मार गई, तो यानी यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो करंट प्रोड्यूस करता है, हवा में कौन सा करंट आया, उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वो पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू भी निकलवा के मानेगा। मैं आपको एक जबरदस्त जुगाड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो यहां से लेकर के यहां पूरे प्लेट्स के बीच में करंट है, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एग्जामिनर कहता है जी इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बता दो, ठीक है। अब आप लगे पड़े हो इंटीग्रल बी डॉट डी म्यू नॉट आई डी करने में, और सिंपल जुगाड़ दे दूं, मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान देना, बिल्कुल नया है ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सॉलिड पाइप है। आपको क्या बात थी, तो सुना सुना सा लग रहा है, हाँ सुना है, सॉलिड पाइप है, ठीक है ना। और ये जगह जो है सॉलिड पाइप के अंदर है, और ये जगह जो है सॉलिड पाइप के बाहर है, ये जगह सॉलिड पाइप के सरफेस पर है। तो फिर आपको कुछ करना क्यों है, आप तो वही सॉलिड पाइप चिपका दो। तो कभी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो वही सॉलिड पाइप चिपका दो, ठीक है ना। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए, क्या बताया था, बी एस आर बाई आर, तो बी एस आर बाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड में पूछी जाए तो क्या कर लोगे, बी एस आर बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आप कहोगे तो मजे आ गए सर। और ऑन द सरफेस पूछी जाए तो वो तो यार बीएसई होगी, जिसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय आर होगा, ठीक है ना। तो ये तो वही होगी। तो अब आप मैग्नेटिक फील्ड चुटकी में खत्म कर सकते हो। ग्राफ कोई पूछ ले तो ग्राफ पूछो, हम कब मना कर रहे हैं। तो बी वर्सेस आर का अगर कोई ग्राफ पूछ ले, स्ट्रेट लाइन ऐसे, बिल्कुल वही सॉलिड पाइप, ठीक है ना। तो ये एक नई चीज थी, इससे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैग्नेटिक, आपको बताई क्यों, सवाल है इसलिए बता दी, वरना छुपा लेता। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आप, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो हमारी जानी पहचानी गॉस लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कि इंटीग्रल बी डॉट डी ए 0 होता है, ठीक है ना, और ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करते। एनसीईआरटी वाला पूछता अगर करते तो क्या कर लेते तो फिर ये इक्वेशन मॉडिफाई होती, ठीक है ना। तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए की वैल्यू हो जाती म्यू नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये तब होती जब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते, ठीक है ना। अगर मोनोपोल मतलब पोल्स अलग अलग एग्जिस्ट करते, अब पोल तो हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, तो चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी ए 0 रहता है। पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया। ये तो ना कहोगे कि अगर पूछ लेते तो क्या कर लेते, तो कुछ नहीं कर पाते, फिर आप नेगेटिव लेके चले आते। तो ये इक्वेशन तब है व्हेन इफ मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट, ठीक है ना, मैग्नेटिक पोल मोनोपोल पोल्स एग्जिस्ट, तब की मॉडिफाइड इक्वेशन है म्यू नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चार्ज की जगह एम एनक्लोज्ड बोल लो, एम यानी जो भी मैग्नेटिक चार्ज एनक्लोज्ड है उसको बोल दो, ठीक है। इंटीग्रल ई डॉट डीएल फैराडे लॉ हो गया हमारा, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो यहां पर हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड जब जब टाइम के साथ साथ चेंज करेगी तो उस रीजन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो जैसे अभी मैंने डेवलप कराई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कराई, तो वहां पर मैंने क्या डेवलप करा दी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर चेंज कराएंगे तो क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम मैनर में कोई चेंजेस नहीं इसके अंदर मिलते हैं हमें, ठीक है ना। इनसाइड में वहां सोलेनोइड के अंदर हम बात कर रहे हैं, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और आउटसाइड में इनवर्स में चलती है। अच्छा, अब ये मॉडिफाइड एम्पियर लॉ है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी। आपको ये तो दो करंट आ गए, अरे एक जगह पे ही तो देखोगे, अगर वायर में देखोगे तो आईडी नहीं होगा, हवा में देखोगे तो आईसी नहीं होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स आई ही रहेगा वो।
ये आईडी हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का तरीका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यहां पर देख लो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इससे हम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक फॉर्मूले तो रिवाइज हो गए। अब प्रॉब्लम की बारी। पहला प्रॉब्लम देख रहे हो, पहला प्रॉब्लम देख के मेरे को हंसी आ रही है आपको, सर गलत टाइम पे बताई आपने वो चीज। अब इसकी दजिया उड़ा सकते हैं। कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन 2 mm। तो दो प्लेट्स दे रखी हैं और इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 mm दे रखा है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग सोर्स वोल्टेज 400 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज हमें दे रखा है 400 वोल्ट। ओके अच्छा, ये वो नहीं है, मैं मैग्नेटिक फील्ड वाला समझ रहा था, ज्यादा ही खुश हो गया मैं। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद खुश हो लेंगे। कह रहा है इफ द प्लेट एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर 10 की पावर -6 सेकंड। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का वैल्यू बता दो फॉर 10 की पावर -6। कैसे करेंगे हम? हमें वोल्टेज दे रखा है, कैपेसिटेंस निकालने का जुगाड़ दे रखा है। कैपेसिटेंस में हम इकलौती चार्ज जानते हैं, चार्ज निकालो। तो चार्ज की वैल्यू होगी CV, करंट हो गया Q बाय डेल्टा टी। कितनी देर में पता करना है हमें? 10 की पावर कहां गया? -6। तो Q डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6। तो 10 की पावर +6 इंटू Q की जगह CV डाल दिया, गेम खत्म। जो कंडक्शन आएगा वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिरदर्दी नहीं लेनी हमने। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 10 की पावर 6, कैपेसिटेंस हो गई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और टाइम्स हो गया वोल्टेज V। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। एप्सिलॉन नॉट अपना हो गया 8.8, बस इतना ही लिख देता हूं, 5 छोड़ देते हैं, इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 इंटू 10 की पावर -4। सेपरेशन दे रखा है 2 मिलीमीटर, 10 की पावर -3। और वोल्टेज वगैरह दे रखा है हमें इसके अंदर, कितना दे रखा है वोल्टेज? 400 वोल्ट। अब यार ये सिंप्लीफाई आप कर लो आपको ये आंसर मिल जाएगा 2 6 2 12 और 12 और 12 96, यानी ये तकरीबन पावर अगर मैं चेक करूं तो 12 6 और ये 4 ये सारे निकल जाएंगे और तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर भी मेरे को, चलो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा तो कर देते हैं। रिजल्ट मेरे पास बन रहा है 4.4 इंटू 6 इंटू 4। अब पहले 10 की पावर का निपटारा कर लो, 2 और 1 3 3 6, ठीक है ना। ये बन गया 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 6 10 की पावर 12 से निपट गया, बचा 10 की पावर -4। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16 16 और 1 17 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -4, 12 और 6 7 42 43, 6 और 4 10। तो रिजल्ट आ गया 10.32 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। एक बिंदी और खसका दो, 1.032 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन में चलता है, 8.85 नहीं लिया तो इसलिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, कोई बात नहीं, आंसर हमें मिल चुका है, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ आ गया, देखो जिसके लिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, मैं कहा अब आप इसकी धज्जियां उड़ा दोगे। तो सवाल ये कह रहा है condenser is charged using constant current. The ratio of the magnetic field at distance r/2 and r from the axis is। तुरंत कैपेसिटर बनाओ। आप कहोगे सर ये तो पूरे मजेदार खेल हो गया आज। ये कह रहा है यहां से r/2 पर और यहां से r पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका रेशियो बता दो। सॉलिड पाइप, तो इन साइड में हमें फील्ड निकालनी है BS/r, स्मॉल r बाय कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? r/2, तो ये हो गया BS/2, ठीक है ना। और R पर निकालनी हो तो BAC हो गई, सरफेस वाली फील्ड हो गई। अब ये जानना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है रेशियो बता दो इनसाइड और सरफेस वाला। तो B इनसाइड बाय B सरफेस का रेशियो हमारे पास आ गया हाफ के बराबर। आम स्टूडेंट नहीं कर पाता ये, ठीक है, वो रोता रहता है, वो चिल्लाता रहता है, हमें तो आता नहीं, हमें तो आता नहीं, फिजिक्स बहुत हार्ड बहुत हार्ड। जबकि जुगाड़ लगा दो ऐसे ऐसे तो फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया 1:2 के हिसाब से थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये कह रहा है, हाँ देखो प्रोपगेशन के ऊपर ये बेस्ड है। ये कह रहा है प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना ट्रैवल्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रही है। एट सेम पॉइंट एट सेम इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम वैल्यू इतना, ई नॉट दे रखा है इन वाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं ई नॉट बाय वी नॉट की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो ये हमें सी के बराबर होगी। अब देखो कुछ बोल नहीं रखा कि मीडियम कौन सा है, कहां पर है, किस तरीके का, तो नहीं दे रखा, तो वैक्यूम में लेते हुए चलेंगे। कुछ और होता तो खुद दे देता। तो ई नॉट बाय वी नॉट सी है, इससे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ई नॉट की वैल्यू होगी 750, सी को इधर लगाओ 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये हमारे पास बी नॉट दे देगा। तो बी नॉट का वैल्यू मेरे पास आ गया 25 या 75, तो 25
25 ही आ गया, एक बार मैं चेक कर लूँ, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 250 आ गया शायद ये, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -8। तो बी नॉट का वैल्यू मेरे पास आ गया 2.5 माइक्रो टेस्ला। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया। अब हमें ये नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस की तरफ है, तो हम निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर के डायरेक्शन से। हमें पता है ई क्रॉस बी करने पर जो आना चाहिए वो आना चाहिए प्रोपगेशन का डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इक्वल नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लिख दूं, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें कौन सी एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, तो ये हो गया जे कैप, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं, ये पता है आई एक्सिस, ये है हमें पता है कि आई कैप की तरफ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में चेक कर लो, जे के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा, तो वो हो गया ये, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, आई जे के, आई क्रॉस जे करें के आएगा, जे क्रॉस के करें आई आएगा, के क्रॉस आई करें जे करेगा। तो दैट मींस यहां पर बी वेक्टर जो होना चाहिए वो के कैप की तरफ होना चाहिए, तब जे क्रॉस के हमारे पास आई आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2.5 माइक्रो टेस्ला होना चाहिए और जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो गया 2.5 माइक्रो टेस्ला। देखो तीनों में दे रखा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जेड एक्सिस हमारा राइट आंसर बचा। सही है, तो इस तरीके से करके हम लोग प्रॉब्लम्स को निपटा सकते हैं। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में मजे आ गए होंगे, सारा कुछ अब आपको समझ आ गया होगा, इंक्लूडिंग आपका ट्रांजिस्टर वाला सवाल और ये कैपेसिटर में मैग्नेटिक फील्ड का। अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि इस चैप्टर का कुछ भी नहीं छूटे, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट जरूर कर लेना, केटीएस के लेक्चर नोट जरूर करो, मास्टर शीट तो मस्ट है, ठीक है ना। ये कर लो, आपका ये टॉपिक बढ़िया से कवर हो गया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।